अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी 323 दिनों की कहानी की किस्त नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी किस्त नंबर 4। जो ही भुट्टो साहब को सेंट्रल जेल रावलपिंडी मुंतकिल करने का फैसला हुआ, उस वक्त जेल में बहुत से ऐसे लोग भी कैद थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे या उन्हें मार्शल लॉ हुकाम ने उनकी मामूली कोताहियों पर सज़ा दी थी। ऐसे सब कैदियों की फहरिस्तें तैयार की गईं और उन्हें पिंडी से बाहर दूसरी ज़लई जेलों में मुंतकिल कर दिया गया ताकि भुट्टो साहब की असीरी के दौरान कोई गड़बड़ न हो। हुक्काम ने यह भी फैसला किया कि जब तक मिस्टर भुट्टो को रावलपिंडी जेल में रखा जाएगा, कोई कैदी जिसका पीपीपी से ताल्लुक़ हो उसको जेल में न लाया जाए। इस फैसला पर पिंडी जेल के हुक्काम बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी जेल को साफ़ कर दिया गया है। अब से हर खास व आम को मिलने की इजाज़त न थी। इनसे मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत पंजाब के होम सेक्रेटरी का इजाज़तनामा होना ज़रूरी था। भुट्टो साहब के इस केस की याया बख्तियार, दोस्त मोहम्मद आवान, गुलाम अली मेमन, अब्दुल हफीज़ लाखो और आखिरी दिनों में अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने भी पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट एक वक्त में सिर्फ 2 वकला को भुट्टो साहब से रोज़ाना 1 घंटा मिलने की इजाज़त दे रखी थी। जुमा और तातीलात के दिनों में वकला जेल में नहीं आ सकते थे। शुरू में वकला को दिन के 2 से 3 बजे तक जेल में आने की इजाज़त थी, लेकिन बाद में शाम 6 से 8 बजे के दौरान सिर्फ 1 घंटा के लिए बाहर सेन में बैठकर भुट्टो साहब से मिलने की इजाज़त दे दी गई। भुट्टो साहब से मिलने वाले तमाम कैदियों की और मुलाकातियों की तफसीलात कुछ यूँ हैं। कैदी के मुलाकातियों को जेल हुकाम की मर्ज़ी पर चंद मिनट मुलाकात की इजाज़त होती है और ऐसी मुलाकात कानूनी तौर पर 20 मिनट तक हो सकती है। बेगम भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हफ्ता में एक बार मुलाकात करने की इजाज़त थी। ये दोनों बेगमात कराची से पुलिस के अफसर की निगरानी में हवाई जहाज़ से रावलपिंडी लाई जाती और मुलाकात के फ़ौरन बाद अगली फ़्लाइट से वापस कराची ले जाई जाती। बेगम नुसरत भुट्टो पहली मरतबा 1978 में सुबह 9:30 बजे जेल में मुलाकात के लिए लाई गईं। उनकी ये मुलाकात भुट्टो साहब की कोठरी में कराई गई जो 12:35 तक जारी रही। इस मुलाकात से एक दिन पहले ब्रिगेडियर मुमताज़ मलिक ने मुझे अपने दफ्तर में तलब किया। वो इंतहाई दानिश्वर किस्म के बहुत ही शरीफ और नेक दिल इंसान थे। वो अपने काम में माहिर और कामिल थे। मुझे इन जैसे बहुत कम कमांडरों के तहत काम करने का मौका मिला है। उन्होंने इस दिन मुझे बताया कि हमें बहुत सख्त काम सौंपा गया है। एक तरफ हमारे मुल्क के साबिक सरबराह हैं जिनको बदकिस्मती से एक मुकदमे के सिलसिले में कैद कर लिया गया है, और दूसरी जानिब मौजूदा हुक्मरान हैं जिनको हमने पूरी ईमानदारी से वफादारी दिखानी है, जिसकी हमने कसम खा रखी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भुट्टो साहब का केस सच्चा है या झूठा। ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का है। हमें जो ड्यूटी दी गई है हम उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने नसीहत की कि इस जिम्मेदारी को निभाने में मुझे गैर जानिबदार, साबित कदम मगर दोस्तार रहना होगा। उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन बेगम भुट्टो साहिबा मिस्टर भुट्टो से मिलने आ रही हैं। इसके बाद उनके बाकी रिश्तेदार भी आते रहेंगे। भुट्टो साहब और उनके रिश्तेदारों से कानून के अंदर रहकर इज़्ज़त से पेश आना। मैं जनाब मुमताज़ मलिक का ऐसी नसीहत के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दूसरे दिन बेगम भुट्टो की मुलाकात से पहले जेल सुप्रीडेंट ने ऐसी मुलाकातों के बारे में मुफस्सल बातचीत की। मैंने उन्हें बताया कि मुलाकात भुट्टो साहब की कोठरी के अंदर हुआ करेगी। चूँकि वक्त की कोई कमी नहीं, इस वजह से 20 या 30 मिनट की बंदिश नहीं होगी। अगर मुलाकाती बहुत ज़्यादा वक्त ले लेता है तो उसको याद दहानी करवाई जा सकती है। मुलाकात के दौरान भुट्टो साहब को हर तरह की खलवत मुहैया की जाएगी और जो जवान कोठरी के बाहर खड़ा है उसको अलग से साइड पे कर दिया जाएगा ताकि मुलाकात के दौरान किसी किस्म की खलल अंदाजी ना हो। मेरी इन हदायत पर जेल सुप्रीडेंडेंट काफ़ी खुश हुआ और बाद में कहने लगा कि उसको डर था कि मार्शल लॉ हुकाम कहीं वक्त की पाबंदी के अलावा दूसरी पाबंदियां भी आयद ना करते हुआ जो पहले कभी सोचा तक न था। भुट्टो साहब एक अजीम लीडर जेल की कोठरी में एक बिफरा हुआ शेर बना बैठे थे।
मार्शल लॉ तो तमाम कायदों और कवानीन से बालातर होता है और जिसके बरक्स जेल हुकाम हर एक को यसर कर रहे थे। बेगमात हालात से समझौता करने के मूड में नज़र नहीं आ रही थी और मेरे जैसा सिपाही जिसके लिए फ़र्ज़ की अदायगी ईमान का जुज़ हो, इन हालात में घिरा हुआ था, जिनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। पिंडी जेल में आमद पर पहले ही दिन सुबह सवेरे जब भुट्टो साहब सुप्रिटेंडेंट जेल रावलपिंडी और सुप्रिटेंडेंट जेल कोट लखपत लाहौर सिक्योरिटी वार्ड के सामने सहन में बैठकर चाय नोश मार रहे थे तो सहन में ड्यूटी पर असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ने कुर्सी ली और सहन के एक कोने में जाकर बैठ गया। भुट्टो साहब को इस गरीब का अपने सामने बैठना पसंद न आया और उसको खूब झाड़ पिलाई और उसे कहा कि तुम्हें किसने इजाज़त दी है कि तुम हमारे सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। ख़बरदार अगर कभी ऐसी हरकत की। इन दिनों में मैंने अगर किसी वार्डन्स को ड्यूटी पर देखा तो उसको भी बरस पड़े। इस तरह वो चाहते थे कि इनकी कोठरी पर रात के वक्त ताला लगाया जाए ताकि वो जिस वक्त चाहें बाथरूम में आ सकें। उनके इस रवैये से जेल का हर शख्स उनसे दूर भागने की कोशिश करने लगा। उन्होंने आते ही सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के सामने भूख हड़ताल की। इन तमाम लोगों ने काफ़ी मिन्नत समाजत की कि वो भूख हड़ताल ख़त्म कर दें, मगर उन्होंने उस वक्त तक खाना न खाया जब तक उनके मुतालबात को पूरा न कर दिया गया। उन्होंने जेल हुकाम से भूख हड़ताल वाले दिनों में काफ़ी सख्त और नाराज़गी का रवैया रखा। दूसरी तरफ मार्शल लॉ हुकाम ने भुट्टो साहब को काबू रखने के लिए हिफाजती इक़दामात में कोई कसर ना उठा रखी थी, जिसका बयान मैं पहले ही कर चुका हूँ। उनके असीरी के दौरान नित नए ख्यालात जन्म लेते रहे और हर रोज़ नई हिफाजती तदाबीर अमल में लाई जाती रहीं, जिनकी तफसीलात आगे बयान की जाएगी। इसी तरीके से पुलिस और फ़ौज के लिए भी वाज़ेह हदायत जारी की गई थीं कि भुट्टो साहब के फ़रार के सिलसिले में पीपल्स पार्टी की कोई तदबीर कामयाब ना हो सके। दरअसल हुकूमत के इनके साथ फांसी की सज़ा के मुजरम का सलूक रवा रखना चाहती थी, लेकिन उनके मुतल्लिक बेहद मुतफक्किर होने के बायस ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हिफाजती इक़दामात कर रही थी। जेल हुकाम को इस कदर तफसीली अहकामात के बावजूद मैंने अपनी सर्विस में इतनी गैर जिम्मेदारी और ढीलेपन का मुजाहरा कहीं नहीं देखा जो जेल के अंदर वाक़या हो। जेल सुप्रिटेंडेंट के अंदर मुकम्मल इख्तियार नहीं बल्कि अमलन मुत्तकिल अनान की हैसियत रखता है। डिप्टी और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट भी बड़ी शय होते हैं। तमाम वार्ड्स जेल की मजबूत ऊंची चार दीवारी में अपने आप को हर लिहाज से महफूज और इस तरह किला में बंद तस्वर करते हैं। अगर किसी कैदी का अमली तौर पर जेल को तरीक़ाकार पसंद आए तो उसकी ऐसी मालिश की जाती है कि वो अपनी बकिया कैद के दौरान किसी गलती के बारे में सोच भी नहीं सकता। दरअसल जेल की दीवारें इतनी मोटी और बुलंद होती हैं कि अंदर की कोई आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। यही वजह है कि बड़े बड़े बदमाश गुंडे अपनी कैद के दौरान शरीफ और नेक दिल इंसान बन जाते हैं। उनकी बदमाशी वाली रग सिर्फ उनकी रिहाई के बाद ही फड़क सकती है। जेल के साथ ताल्लुक़ के 1 साल के दौरान मैंने मुशाहिदा किया कि जेल में हिफाजती इक़दामात में बेहद लापरवाही से चलाए जाते हैं। अगर कोई कैदी जेल से फ़रार करने की कोशिश करे तो ये काम हमारे जेल हुकाम की लापरवाही की वजह से ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। भुट्टो साहब की असीरी के दौरान मार्शल लॉ हुकाम के हिफाजती इंतज़ामात तरीक़ाकार फ़ौजी तौर पर तरीक़ों से भी ज़्यादा सख्त और होशियारी से बनाए गए थे। जेल सुप्रिटेंडेंट तो जेल का गवर्नर होता है, उसे तालों की चाबियां खुद उठाने, उन तालों को खुद खोलने का ख्याल कैसे आ सकता है, जबकि दर्जनों वार्ड्स उसके आगे पीछे चलते हैं। मगर मार्शल लॉ हुकाम के अहकामात के मुताबिक जब कभी सुप्रिटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को सिक्योरिटी वार्ड में खुद अकेले या किसी अफसर के साथ जाना होता तो तमाम चाबियां वो खुद उठाता और ख़ुद ही तमाम तालों को खोलता और बंद करता। जेल में एक वार्ड 4 घंटे का लगातार ड्यूटी देता है। इतनी लंबी मुद्दत में एक जवान कभी ज़रूरत के मुताबिक होशियार नहीं रह सकता। यही वजह है कि एक वार्डन अपनी ड्यूटी के दौरान बैठा या ऊँग रहा हो तो उसकी ड्यूटी में खलल तस्वर नहीं किया जाता, जबकि इसके खिलाफ फ़ौज में एक जवान अपनी 2 घंटे की ड्यूटी के दौरान बैठ तक नहीं सकता। दूसरी तरफ जब जेल हुकाम से मार्शल लॉ अहकामात की सख्ती से पाबंदी को करवाने के लिए कहा गया तो हर दफ़ा यही जवाब मिला कि जनाब भुट्टो साहब जल्द ही रिहा हो जाएंगे और फिर उन्हें हुकूमत में आने में कुछ वक्त ना लगेगा। उनकी यही इस्तदा थी कि मार्शल लॉ हुकाम उनकी नौकरी को क्यों ख़त्म कराना चाहते हैं। यही वजह है कि जेल का हर फर्द भुट्टो साहब को ड्यूटी को पूरी पाबंदी के साथ देने को तैयार और संजीदा ना था। हाल हुकाम बाला के बार बार मुआयना तंबीह पर जेल हुकाम ने किसी हद तक अपने रवैये में कुछ तब्दीली कर ही डाली, लेकिन इन पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था।
چونکہ ڈیوٹی آفیسر کی نگاہ تقریباً ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اور تمام فوجی سیکیورٹی وارڈنز جو ہر جنبش کو بخوبی سن اور دیکھ سکتے تھے، پھر انٹیلیجنس کا نظام بھی اندرونی حالات سے آگاہی رکھتا تھا، اس لیے جیل حکام کسی چیز کو زیادہ دیر تک چھپا نہ رکھ سکتے تھے اور ان کو اپنی غلطی یا لاپرواہی کا جواب دینا پڑتا تھا۔ شروع کے ہی دنوں میں جیل سپرنٹینڈنٹ اور جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے بھٹو صاحب کے معلوم کرنے پر اپنی طرف سے ان کو بتا دیا کہ ان کا کمرہ بگڈ ہے۔ وہ بھٹو صاحب کے اشارے سے بلا کر بات چیت کیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں یہ حضرات بھٹو صاحب کو کچھ زیادہ ہی خوش کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔